हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आरबीएससी एनसीईआरटी बुक 2 हिंदी लिटरेचर की क्लास 12 है साथ, यानी कि जो हिंदी साहित्य है, कौन सी हिंदी साहित्य है उसका हम अध्याय 1 देखेंगे, बुक 2 है साथ में, यानी कि किताब दूसरी है। और लिटरेचर देखेंगे कक्षा 12 24 25 अध्याय पहला देखेंगे देवसेना का गीत प्लस कौरनिया का गीत, यानी कि इसमें कितने गीत है? पूरे दो गीत है, एक तो देवसेना का गीत है और दूसरा कार्नेलिया का गीत है साथियों। इसमें हम देखेंगे कवि परिचय देखेंगे, पाठ का साथ देखेंगे। क्लियर हुआ साथियों? तो कितने बजे? 7 बजे आपको सभी को यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर ये वीडियो मिल जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके लगभग 4 पार्ट तो बनेंगे साथियों। कितने? लगभग 4 या फिर 3 पार्ट बनेंगे। तीनों 4 पे आपको बता दूंगा साथियों में। तो हमारा ये चैनल किसका है? आर्ट्स का है साथियों। 112 ARTS का है। आर्ट्स कक्षाओं के लिए है। हिंदी, भूगोल, ड्राइंग, इस तीनों विषय की चर्चा करेंगे इसी चैनल पर। हम किसी भी अन्य टॉपिक पर बात नहीं करेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आपके अपने एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन, सभी वीडियो आप तक पहुंचे और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो इस लेखक के नाम, लेखक के इस जो पाठ दिया गया है उसके लेखक के साथ जयशंकर प्रसाद यानी कि कवि परिचय पढ़ेंगे। और जयशंकर प्रसाद जी की फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे साथ ही। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लुकदार फोटो में दिख रही आपको जयशंकर प्रसाद जी साथियों। तो शुरू करते हैं इनकी महत्वाकांक्षी जीवन परिचय। जीवन जयशंकर प्रसाद आधुनिक पुनर्जागरण कालीन चेतना के महत्वपूर्ण कवि। क्या है? जयशंकर प्रसाद की आधुनिक यानी पिछले पुनर्जन्म के, यानी कि जो पिछले काल निकल चुका है, जो पिछला समय निकल चुका है, उसके महत्वपूर्ण कवि हैं सारे। उनमें से एक है छायावाद को आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो जो जयशंकर प्रसाद जी है उनको आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण काल भी कहा जाता है साथियों। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि थे, कट्टर प्रवर्तक कवि थे। उनकी काव्य रचना झरना से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। झरना से छायावाद, इसका यह मतलब है कि जो झरना है वो भी इनकी रचना है साथियों। क्लियर? बहुमुखी प्रतिमा के धनी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं को अपनी साहित्य चेतना के बल पर नई दिशाएं प्रदान की है साहब। जो हिंदी भाषाएं हैं, वो जो हिंदी के अंदर साहित्य है उसको विभिन्न अलग अलग दिशाओं में इन्होंने जो मार्गदर्शक दिया है साथियों। नई नई दिशाओं की ओर चलने के लिए कहा है, नई नई दिशाओं की ओर चलाया है अपनी रचनाओं के माध्यम से साथियों। ये नहीं कि फेरों के माध्यम से। कवि ने नाटककार, एकांकीकार, उपन्यास, कहानीकार, निबंधकार के रूप में जयशंकर प्रसाद को युग प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने कहानी लिखी है, नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, इस प्रकार से निबंध, बहुत सारे कुछ लिखा है जिसने हिंदी को नए नए रास्ते की ओर अग्रसर किया है साथी। अब इनका जीवन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इन्होंने कहाँ से कहाँ, कब जन्म हुआ, कब देहांत हुआ, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, वो पढ़ेंगे। जीवन परिचय। प्रसाद जी छायावाद की आधुनिक हिंदी कविता के प्रवर्तक कवि का जन्म वाराणसी के एक धनी परिवार में सन 1889 में हुआ था साहब। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से नई सरकार बनी है साथ, वहां से जीत लिया। धनी परिवार यानी कि जी इनका परिवार बहुत अच्छा फल फूलता रहे, यानी कि अच्छा काम चलता रहता है कि अमीर व्यक्ति के बेटे हैं साथ, ये कर सकते हैं। और इनका जन्म हुआ 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद सुंगनी साहू तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे, यानी कि इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद सुंगनी साहू। और इनके पिताजी का क्या व्यापार? तंबाकू बेचने का कारोबार था साथ। व्यापारी, बड़े व्यापारी थे साथ। वे बड़े ही काव्य प्रेमी तथा रसिक व्यक्ति थे। क्या थे? वे बहुत ही काव्य प्रेमी, यानी कि वे काव्य लिखने का उन्हें बहुत शौक था और वे उनको प्रेम के साथ लिखा करते थे साथ। क्लियर? इस प्रकार लक्ष्मी की झंकार और सरस्वती की स्वर लहर के मधुर मिश्रण के बीच इनका लालन पालन हुआ है। लक्ष्मी की झंकार, सरस्वती की लहर, ये भी इनकी कविता है। और इन्हीं के बीच में गाते गाते, लिखते लिखते इन्हीं के बीच का लालन पालन हुआ है साथ। ये मितभाषी, अत्यंत विनम्र, सहनशील और धार्मिक संवृत्ति के संयम व्यक्ति थे, यानी कि मितभाषी यानी जल्दी से घुल मिल जाते थे। अत्यंत विनम्र, बहुत ही विनम्र, किसी से बिना बात के बोलते झगड़ नहीं करते थे साहब। सहनशील, इनमें किसी व्यक्ति कुछ कह देते थे, यानी कि इनकी कुछ बुराई कर देते थे, इन्हें बहुत सहन कर लेते थे, उस बात को वापस रिप्लाई नहीं करते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के संयमी व्यक्ति थे, यानी कि धर्म को मानने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे साथियों।
धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे, आप ये कह सकते हैं। प्रसाद जी की शिक्षा घर पर ही हुई है, ना तो इन्होंने कहीं पर बाहर से अपनी शिक्षा कॉलेज वॉलेज के माध्यम से नहीं की है, इन्होंने ओनली पर अपनी शिक्षा घर के माध्यम से की है साहब। ये संस्कृत अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं की विद्वान थे, यानी कि संस्कृत अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं के विद्वान व्यक्ति थे। बहुत अच्छा इन संस्कृत में अच्छी तरीके से ज्ञाता थे, अंग्रेजी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, हिंदी भी अपनी बहुत भाषा में जानते थे, इस प्रकार से कह सकते थे ऐसा भी। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने वेदों तथा उपनिषद का भी अध्ययन किया। उनकी पिताजी की मृत्यु होने के बाद इन्होंने वेद तथा उपनिषद का भी अध्ययन किया। जो वेद थे उसके ज्ञान भी प्राप्त किया, और उपनिषद के साथियों उसका भी अच्छी तरीके से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है साथियों। इन्हें उर्दू तथा बंगाली का भी अच्छा ज्ञान था, उर्दू सीखने का, उर्दू लिखने का और बंगाली बोलने का लिखने का भी अच्छा ज्ञान प्रदर्शन था साथियों मेरे को। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुत मुखी थी, अतः इन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों, कविता, नाटक, उपन्यास तथा कहानी में उत्कृष्ट रचनाएं की। सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी साथ। कब? 1937। 1937 में से 1889 को आप माइनस करने पर आपको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 इधर आ जाएंगे यहाँ पर। तो 9, 10, 11, 12, 13, 12 उनके साथ 5, 4, 49 वर्ष की आयु थी उनकी पूरे साथ। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे इनकी रचनाएं देखेंगे साथ ही कि इन्होंने क्या क्या रचना की थी साथ। रचना, प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनकी रचना निम्नलिखित है। तो देखो उनकी रचना थी महाकाव्य कामायनी। महाकाव्य में क्या था साथियों? महाकाव्य में महाकामिनी थी। और खंड काव्य, तो खंड काव्य में आंसू, प्रेम, प्रतीक और महाराणा का महत्व था साथ में। कहें कि काव्य रूपक, काव्य रूपे में करुणा लय। अगला है चंपू काव्य, तो उसमें उर्वशी है साथ में। अगला है कि नीति काव्य, तो नीति काव्य में कानन, कुसुम, चित्राधर, शौकत, सुभाष, चरण और लहर है मिलते हैं साथ में। क्लियर हुआ? अगला देखेंगे नाटक है, तो सज्जन कल्याणी, प्रायचित, जन्मे का, नाग यज्ञ, स्कंद गुप्त, चंद्र गुप्त, अजात शत्रु, कहने अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी आदि इनकी नाटक के साथ। उपन्यास में क्या क्या है? वो कंकाल, तितली, रावती, यानी कि अपूर्ण है साथ। कहानी संग्रह में है छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, द्वीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह मेरे साथ। निबंध में आ जाएगी काव्य और कला तथा निबंध, अन्य निबंध ये इसमें है साथ। अगला है साहित्यिक विशेषता। जो साहित्य है उसमें इनकी क्या क्या विशेषता रही है? तो प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के प्रति पुरुष हैं। उन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, पुरातत्व, साहित्यिक, दर्शन शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया साथ। क्या है? उन्होंने वेदों का भी अच्छे तरीके से ज्ञान किया, पुराण का, इतिहास का, पुरातत्व का, साहित्य का, दर्शन शास्त्र का आदि का अच्छे तरीके से अध्ययन किया है मेरे साथी। उनका अध्ययन क्षेत्र बहुत विशाल था। उन्होंने अपने यत्न से भारतीय इतिहास को सहेजा और वर्तमान युग के साथ उनका तालमेल बैठाया साथी, यानी कि उसमें उनकी रुचि बिठाई। इस प्रकार से तालमेल बैठाना कहते हैं साथ। क्लियर? अगला और कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं सारे। अगला है कि प्रसाद जी मूलतः कवि थे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, वो उसी का चोड़ मरोड़ के इसमें आ गया। अब देखिए देवसेना का गीत, देवसेना का गीत था, और एक और था कालिया के नाम से उसका, वो भी है। देवसेना गीत का सार पढ़ेंगे सबसे पहले हम कि देवसेना का गीत, ये गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्य स्कंद गुप्त से लिया गया है। किससे? कौन से? नाटक स्कंद गुप्त से लिया गया है। देवसेना इस नाट्य की नायिका है। क्या? देवसेना इस नाट्य की नायिका है। देवसेना बाहुबली में आती थी, लेकिन वो देवसेना अलग है और ये देवसेना अलग है। ये अन्य इस नाटक की नायिका मेन व्यक्ति है साथी। वह मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। किसकी? जो मालवा के राजा बंधु वर्मा थी, उसकी बहन का क्या नाम था? देवसेना। तो और ये एक नाटक नायिका के रूप में काम कर रहे हैं साथी। इसमें आर्यावर्त पर वो हूणों का आक्रमण था। क्या? जो आर्यावर्त था उस पर हूणों का आक्रमण था साथी। पहले के जमाने की बात हो रही है और इसी बात को हम आज पढ़ रहे हैं साथी। और बंधु में क्या नाम है?
क्या नाम था उसका, बंधु वर्मा सहित परिवार के अन्य लोग वीर गति को प्राप्त हुए। जो बंधु वर्मा थे साथियों, उसके सहित उसके परिवार के सभी व्यक्ति, भाई बहन सभी वो इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। देवसेना ने भाई के स्वरूपों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिया था साथियों। जो अपने भाई था तो उसकी देवसेना ने अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए अपने जो सपन थे उसको साकार अच्छे तरीके से कि पूरे हो जाए, इसलिए उसने व्रत भी ले रखा था साथियों। जीवन में देवसेना स्कंद गुप्त को पाना चाहते थे। क्या था, स्कंद गुप्त को वह पाना चाहते थे, यानी उसका मतलब है कि वो उसको अपना पति बनाना चाहती थी, उसकी धर्म पत्नी बनना चाहते थे, इसलिए वो कहना चाहती। पर उस समय स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजय के स्वप्न देखते थे, यानी कि वो भी उनसे प्रेम विवाह नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वह धन कुबेर की कन्या विजय के स्वप्न देखना करते थे, वे उन्हीं से वो प्रेम विवाह करना चाहते थे साथी। उससे प्रेम विवाह नहीं करना चाहते थे, किससे? बंधु वर्मा से नहीं करना चाहता था। लेकिन बंधु वर्मा सोचते थे कि मैं स्कंदगुप्त से प्रेम विवाह करूं, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे साथी। अगला है कि जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते थे, लेकिन जब जीवन अंतिम मोड़ के ऊपर आया तो वो चाहते थे, वो देवसेना को अपनाना चाहते थे साथियों। किंतु तब तक देवसेना वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम से गाना गाकर भीख मांगने लगती है। लेकिन जब तक वो वृद्ध हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, और वह आश्रम में गाना गाती थी और भीख मांग कर अपना पेट को पालन पोषण करती थी साथियों। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय करने पर जब भी वह तैयार नहीं होती, पर स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता था। और स्कंदगुप्त उनसे कहते थे कि आप मेरे साथ प्रेम विवाह कर लो, लेकिन जो स्कंदगुप्त था, वह स्कंद, क्या नाम था उसका, क्या था नाम, पता नहीं मेरे को, भूल गया, क्या अभी तक भूल गया, अभी तो यही आया था यार, वधु वर्मा था उनका नाम। तो वधु वर्मा से कहना चाहता था कि आप मेरे से प्रेम विवाह कर लो, लेकिन मधु वर्मा कहते थे कि मैं आपसे प्रेम विवाह नहीं कर सकती साथी। साथियों ने ये उससे कहते थे साथी विजय उसे, क्योंकि तो नहीं होती थी। इसके अंदर गुप्त आजीवन कुवारा लेने का व्रत रख लिया साथियों कि मैं कुवारा रहूंगा। इधर देवसेना कहती है, हृदय को कोमलता कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर लौटा दिया, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। जो मधु वर्मा कहना चाहते हैं कि हे देवसेना, क्या नाम था उसका, स्कंदगुप्त, यदि मैं बूढ़ी हो चुकी है और मैं आपसे प्रेम विवाह नहीं करना चाहती हूँ, और आप मेरे लिए आजीवन कुंवारे मत रहो, ये उसको कहना चाहते थे, समझाना चाहते थे। आज जीवन के भविष्य को आशा और आकांक्षा सबसे विदा लेते हुए इसी अवसर पर वह गीत गाती है। आह वेदना मिली विदाई। इस गीत में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिगत करती है, वह अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद करती है, यानी कि जो उसके पुराने जो गे दुख जीवन है उसको वो याद करती है, स्मरण करती है। अपने जीवन की संध्या वेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों का स्मरण करती है, जो उसने कुछ यौवन शासन किया था साथियों उसके जीवन में, तो उसके जो क्रियाकलाप है उसको वो याद करती है, स्मरण करती है, और अपने शरीर के साथ वो यौवन शोषण खुद ही करने लगती है साथियों। वह अपने यौवन काल के क्रियाकलापों को ब्रह्मवश किए गए कार्यों में श्रेणी में रखती हैं। वह उस समय की गई अपनी नादानियों पर पछताती है, इसी कारण उसकी आंखों से आंसुओं की अनर्स धारा बहने लगती है। जो उसने कुछ छोटी उम्र में कुछ यौवन शोषण किया था अपने शरीर के साथ, वो उसी बातों को याद करती है, स्मरण करती है और पछताती है और रोने लग जाती है। उसे अपने आसपास का सभी की निगाहें प्यासी दिखाई पड़ती है, और वह स्वयं को उनसे बचाने का प्रयास करती है। उसे इस बात का दुख है कि वह अपने जीवन की पूंजी कमाई को बचा न सके। उसके जीवन की यही विडंबना और यही वेदना है साथी। वह कहना चाहती है कि जो मैंने अपने जीवन में कमाया है मैं उसको बचा नहीं पाई, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है साथी। प्रलय स्वयं देवसेना के रथ पर सवार हैं, वो कि यही बात कहना चाहती है, आगे भी यही बात है साथी। अब अगला है कार्निलियो का गीत का सार। जो कार्नेलिया गीत का सार पढ़ेंगे। कार्नेलिया का गीत शीर्षक गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है साथियों। ये उसे नाटक चंचरगुप्त के द्वितीय अंक के प्रारंभ से लिए गए हैं। इस नाटक में सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया गाती है साथियों। क्या है, कौन गाते हैं? सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया गाती हैं। ओके, इस गीत में कवि की भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध आस्था व्यक्त करते हैं। किसके ऊपर? भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति करते हैं। पिता के साथ भारत में रहते हुए कार्नेलिया यहाँ के मनोरम प्राकृतिक पर्यावरण, भारतीय की ज्ञान गरिमा, प्रेम कारण आदि उदात्त मानवीय भावनाओं से परिचित और प्रभावित हुई थी।
इस गीत में वह अध्ययन पूर्वक व्यक्त करती है उसने जो भारतीय ज्ञान है, ज्ञान गरिमा है, प्रेम है, और प्राकृतिक वातावरण है उसके जीवन को वह अपने इस लेख में बताया है अपने गीत के माध्यम से साथियों। ओके साथियों, अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में और बहुत कुछ है भी। देखो इसमें अगला कहना चाहते हैं, अगले इसमें आया है। इस कविता का प्रारंभ प्राकृतिक सौंदर्य से होता है। यहाँ की भूमि पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ती हैं। प्राची दिशा में स्वर्ण कलश की भांति दीप्तिमान सूर्य पहले अपने लालिमा और फिर अपने प्रकाश की सौंदर्य आभा से सारे प्राकृतिक वातावरण को आलोकित कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तालाबों में खिलते कमल के फूल की आभा नाच रही हो। सूर्य की किरणें वृक्षों की शाखा से चुन चुन कर पुष्पों पर उड़ती है और नृत्य करना जान पड़ती है। बहुत कुछ लिखा है साथियों अभी तो। हर सुबह नवीन सुख उल्लास और स्फूर्ति जीवन को संपादित करती है। यानी कि हर सुबह होती है और नई सुबह होती है तो उसमें सुख होता है, उल्लास होता है, स्फूर्ति होती है, यही उसको बताते चलिए। सूर्य के समय खिलते कमल का सौंदर्य, शीतल पवन के साथ टकराते वृक्ष, आकाश में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी, समुद्र में उड़ते तथा किनारों से टकराते लहरें वातावरण को जीवंत बनाते। यानी कि कहना चाहते हैं कि जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय ये सब चीजें होती है, समय खिलते समय ये सौंदर्य होता है, शीतल पवन के साथ इटलाते वृक्ष, यानी कि जो शीतल हवा है, ठंडी हवा है, उसके साथ जो वृक्ष हैं वो झिलमिलाते उड़ते हैं, उन्हें अपने पंखुड़ियों के हिलाते उड़ते हैं। आकाश में उड़ते रंग बिरंगे पंछी, सुबह होती है तो आकाश में रंग बिरंगे बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षी उड़ते रहते हैं। ओके, समुद्र में उड़ती तथा किनारों से टकराती लहरें, समुद्र से जो किनारे जो लहरें उठती हैं वो किनारे से लहराती है, टकराती है, वातावरण को जीवंत बनाती है, जो वातावरण उसको जीवन जीने के योग्य बनाती है साथियों। प्रकृति भारत की भूमि पर मंगल कामना करते हुए चारों ओर कुमकुम और केसर की वर्षा कर देता है। लाल सुनहरे प्रकाश की किरणें कुमकुम और केसर की भांति प्रतीत होती है। छोटे छोटे पक्षी अपने पंख फैलाए हुए जिस दिशा की ओर उड़कर घोंसले और लौटाते वह देश भारत ही है। यानी कि वो भारत देश के बारे में कहती हैं कि जिस भारत में हम रह रहे हैं वहां पर जो पानी है वो ठंडी लहरों के साथ किनारों से लहरा रहे हैं और छोटे छोटे जो पंछी है वो अपने पंखों को फैला रहा हैं और जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं वो अपने घोंसले की ओर जा रहे हैं। प्रकृति का बहुत अच्छा काम मना रहे हैं, बहुत अच्छी कर प्रकृति है हमारे भारत देश की। भारत देश के बारे में अपने गीत के माध्यम से बताने चाहते हैं, ये उसका सार है। अगला देखेंगे कि वे छोटे छोटे इंद्रधनुषों के साथ उड़ते चले जाते हैं। कौन उड़ते चले जाते हैं? जो छोटे छोटे पक्षी हैं साथियों वो इंद्रधनुष के साथ उड़ते चले जाते हैं। भारतवर्ष के लोग दया, करुणा, सहानुभूति के भावों से ओतप्रोत हो जाते हैं। ये दूसरों की पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाते हैं। यानी कि जो दूसरों की पीड़ा है उसको देखकर द्रवित का मतलब है कि अपने आंसुओं को, अपने आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, साथ मन को पिघला लेते हैं, आंखों से अश्रु बरसाने लगते हैं। यानी कि आंखों से आंसू बरसाने लगते हैं। जिस प्रकार सागर की विद्रोह लहरें सागर तट से टकराती हैं पर उन्हें आश्रय भी वही मिलता है। जिस इसी प्रकार भारत के सभी शरण स्थली हैं, यहाँ सभी को आश्रय मिलता है। जो बात कहना चाहती है कि भारत में सभी को, लोग हो या व्यक्ति हो, चाहे पशु पक्षी हो, जानवर हो, सभी को यहाँ पर आश्रय मिल जाता है। यहाँ आकर उन्हें शांति एवं असंतोष का अनुभव होता है साथी। सूर्योदय के कुछ देर पहले उषा प्राची दिशा में प्रकट होती है। ऐसा लगता है कि उषा दूसरी पंद्राहित आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरे कलश में सुनहरा जल भरकर लाती। यानी कि उषा यानी कि जमीन जो नमी होती है साथ ही उष होती है वो सूर्योदय से पहले आकाश में चमकने लगती है। सुबह के समय आती है जब हमें सर्दी भी लगती है थोड़ी वो, तो इसका मतलब है कि जैसे कोई जो पनहारी यानी कि कोई कोई जो पानी लेकर आती है वो महिला आ रही है और कुएं से पानी लाती है और सुनहरे आकाश में छोड़ देती है, जिससे जिससे सुनहरा जल ला रही है और यहाँ उसे यहाँ लुढ़का देती है। यानी कि पानी लाती है और आकाश में लुढ़का देती है जिससे हमको सुनहरी सुनहरी नींद आती है और जैसे कोई सर्दी लग रही हो। इसी के परिणाम स्वरूप समस्त वातावरण में सुनहरा आभा बिखर जाता है। तात्पर्य है कि इसी देश के सूर्योदय का दृश्य अवर्णनीय है। और यह कविता दिव्य अर्क कवि ने प्राकृतिक उष्मा की ब्याज से भारतीय सभ्यता संस्कृति का उत्कृष्टता और भारतीय के उदार मानव गुणों को आरेखित करता है। यानी कि इस कविता में यही बताया गया है आकाश के बारे में, भारत के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, इस प्रकार से बहुत कुछ बारे में, झरनों के बारे में,
और पहाड़ों के इस सभी के बारे में, भारत देश के बारे में जो भी चीजें आती है उसके बारे में इस कविता में बताए गए हैं साथियों। तो आप सभी से निवेदन है कि इसी कविता को बहुत अच्छे तरीके से लेके आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस कविता का सार लिखो। तो आपसे निवेदन है, और यदि आपको इस कविता का सार अच्छे तरीके से पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको उसके लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।